नमस्कार बेटा आप सभी को। चैप्टर जो था बछेंद्री पाल, जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है और बताया है कि मेरी पहली शिखर यात्रा और वो पहली शिखर यात्रा क्या थी, हमारे इसी पाठ में उसी अद्भुत क्षण को यहाँ पर उन्होंने अच्छे से वर्णित किया है। तो देखिए, दोबारा से अपन एक बार इसका दोहरान करते हैं कि दिनांक थी 15-16 मई और सन था 1984। तिथि और दिन था बुद्ध पूर्णिमा। ठीक है। लाहौत्से की बर्फीली सीढ़ी ढलान पर लगाया गया जो जो उनका कैंप था, वहां पर एक दर्दनाक हादसा हुआ और उस दर्दनाक हादसे को सहन करने के पश्चात भी उन्होंने अपने भीतर के साहस को बनाए रखा और अपने प्रयासों को बिल्कुल भी छोड़ने का मानस नहीं बनाया। अब जो है उन्होंने उन्हें की जय और मीनू के साथ जो आगे की यात्रा का चरण पूर्ण करना था, उस समय की जय और मीनू बहुत पीछे थे और बछेंद्री ने वहां भी अपने एक अच्छे मानवीय कर्तव्य को निभाते हुए उन लोगों को आगे जाकर के उनके साथ उनको अपने अपने साथ उनको लेकर के आई और अपने कैंप में वहां उनको रखा। अब उनको लगा कि सुबह अगले दिन की सुबह जब वो जल्दी उठी, उनको लगा था कि आगे की चढ़ाई मुझे करनी है और आगे की चढ़ाई के लिए उनके साथ जो है अंगदौर जी शामिल थे। अंगदौर जी के अलावा एक लाटू नाम के व्यक्ति भी थे जो उनके पीछे पीछे आ रहे थे और वो जो है तीनों जने उसी सर्वोच्च शिखर की ओर गमन कर रहे थे। तो मानो वो चरण आ ही गया जो अंतिम चरण था। वहां दक्षिणी छोर था और दक्षिणी छोर पर उनकी सांसें एकाएक रुक गई। उन्होंने देखा कि वास्तव में ये सफलता तो बहुत नजदीक है। दिनांक थी 23 मई 1984। दोपहर का समय समय था 1:07 और लेखिका जो है वो अपने आप को एवरेस्ट की चोटी पर खड़ा पाती है। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली वह पहली भारतीय महिला बन चुकी थी। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति एक साथ खड़े हो सके, क्योंकि चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान थी। उसको देखते ही उनके सामने सबसे पहला प्रश्न था वो सुरक्षा का था कि किस तरह से सुरक्षित खड़े रह सकते हैं। इसलिए उन्होंने फावड़े से बर्फ की खुदाई की और अपने आप को वहां सुरक्षित करने का प्रयास किया। और लेखिका उन अद्भुत क्षणों का वर्णन करते हुए बता रही है कि उस समय मैं अपने घुटनों के बल बैठ गई, बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने उस सागर माथे के ताज का चुम्बन लिया, यानी उसको चूमा। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से माँ दुर्गा का चित्र निकाला और एक हनुमान चालीसा निकाली और इनको अपने साथ लाए हुए लाल कपड़े में लपेट दिया। लाल कपड़े में लपेटकर उसकी थोड़ी सी पूजा अर्चना की और उनको बर्फ में दबा दिया, यानी वहां पर अपनी सफलता के कुछ चिन्ह जो हैं वो अंकित कर दिए। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का स्मरण हो आया। यानी जब भी बच्चा जो है अपनी सफलता के चरण को छूता है तो सबसे पहले उसको अपने माता पिता की याद अवश्य आती है, क्योंकि माता पिता ही वह व्यक्ति हैं जो मनुष्य यानी उस व्यक्ति के हर एक पल को अपनी उम्मीदों से सींचते हैं, ताकि वो बच्चा जो है आगे जाकर जब भी सफलता का सामना करे उस समय माता पिता के संघर्ष को जरूर याद कर ले। अब जैसे ही वो वहां से उठी, उन्होंने अपने हाथ जोड़े और अपने दल के नेता, रज्जू नेता जिन्होंने उसको अंदर से बहुत हिम्मत दी थी, वो थे अंगदौर जी। उनके प्रति आदर भाव से झुकी। अंगदौर जी जिन्होंने, लेखिका स्वयं मान रही है, जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचाया। मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी। यानी अंगदौर जी एक ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट के शिखर पर दूसरी बार चढ़ाई की थी, बिना ऑक्सीजन के। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया, क्या बताया, देखो दीदी, तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूं। और कुछ देर बाद सोनम पुल्जर वहां पहुंचे और उन्होंने फोटो लेने शुरू कर दिए। वो फोटोग्राफर जो फोटोग्राफी किया करते हैं उनका नाम दिया है यहाँ पे सोनम पुल्जर। वो भी उस ऐतिहासिक क्षणों की फोटो में संजो लेने के लिए वहां पर उपस्थित हुए। उन्होंने फोटो लेना शुरू किया। इस समय तक लाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी।
लाटू जो है वो उनके साथ साथी थे। उन्होंने फोन लगाकर जो वायरलेस सिस्टम है उसके थ्रू जो है वहां अपने जो नेता है कर्नल खुल्लर उनको सूचना दे दी कि भाई उन्होंने यानी बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट की शिखर को फतह कर लिया है। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया ताकि वो बात कर सके अपने नेता से, और कर्नल खुल्लर ने हमारी सफलता से अपनी खुशी जाहिर की और बधाई देते हुए कहा, इन शब्दों को भी आप रेखांकित कीजिएगा बेटा, क्योंकि ये वही शब्द हैं जो एक नेता के तौर पर कर्नल खुल्लर के द्वारा अपने समूह के, अपने दल के सदस्य को कहे गए हैं। उन्होंने बताया, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूंगा। क्या बता रही हैं कि ये जो तुमने विलक्षण उपलब्धि प्राप्त करी है, इस अचीवमेंट के लिए सबसे पहले बधाई किसको देना चाहता हूं? तुम्हारे माता पिता को। उन्होंने आगे भी बोला कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम एक ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न था। यानी पहले तुम एक साधारण पर्वतारोही लड़की थी, लेकिन अब तुम वह साहसिक लड़की हो जिन्होंने एवरेस्ट के शिखर को पहली बार जीता है और इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कर दिया है कि वह पहली भारतीय महिला जो माउंट एवरेस्ट तक चढ़ने में सफल रही हैं, वो और कोई नहीं बल्कि बछेंद्री पाल ही हैं। इस तरह के शब्दों से उन्होंने बछेंद्री के मनोबल को और भी बढ़ाया। इस तरह बछेंद्री जो है अपने दृढ़ संकल्प के द्वारा इस ऐतिहासिक जो इतिहास है उसको रचने में कामयाब रही और उन्होंने इस पर्वत को जीत लिया। अब बात आती है यहाँ पर कि किस तरह से ये जो प्रश्न है इन प्रश्नों को हल किया जाए कि हमें ये भी पता चल सके कि हमने इस पाठ को अच्छे ढंग से पढ़ा है। ध्यान दीजिएगा बेटा, मैंने आप लोगों को उस समय भी बोला था कि दो दल थे। एक तो वह आरोहण के लिए तैयार किया गया दल जिसमें 7 महिलाएं और 11 पुरुष थे, और एक अग्रिम दल जो वहां पहुंच चुका था, जो वहां रास्ते की साफ सफाई कर रहा था ताकि आने वाले लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो सके। ठीक है, तो यहाँ पहला प्रश्न है कि अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? स्पष्ट शब्दों में दिया गया था कि अग्रिम दल का जो नेतृत्व है वो उपनेता प्रेमचंद कर रहे थे। ठीक है, चलिए अब हमारे बच्चे भी इच्छुक हैं इस कार्य को करने के लिए, तो हम अपने बच्चों से भी पूछते चलेंगे कि लेखिका को सागर माथा नाम क्यों अच्छा लगा। बेटा मैंने आपको पहले ही बताया था कि सागर माथा नाम के पीछे क्या उद्देश्य रखा गया है, कि इसका नाम सागर माथा क्यों रखा, और लेखिका को ये नाम क्यों अच्छा लगा। क्योंकि लेखिका जो है अपने दल के साथ जब दिल्ली से काठमांडू पहुंची, और काठमांडू जो है नेपाल की राजधानी है, और वहां पर जो है लोगों के मुख से एवरेस्ट के लिए एक विशेष नाम सुना जिसका शीर्षक था सागर माथा, यानी जिसके पैरों तले समुद्र है और समुद्र के माथे यानी शीश वाली जगह पर एवरेस्ट विराजमान है, और उनको ये नाम विलक्षण लगा, इसलिए बहुत अच्छा लगा। लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा? आपको पता है जब लेखिका ने नमचे बाजार से इस माउंट एवरेस्ट को पहली बार देखा था तो उनको वहां 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो तेज हवाएं चलने वाली है, वहां ऊपरी शिखर पर सूखी बर्फ के बुरबुरे कण भी उसके साथ उड़ते हैं और लगभग 10 किलोमीटर या उससे ज्यादा लंबी एक ध्वज जैसी आकृति बना लेते हैं। उसे ही लेखिका ने जो बर्फ का प्लुम है उसे ध्वज जैसा बताया। हिमस्खलन से कितने लोगों की मौत हुई और कितने घायल हुए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब बर्फ यानी लैंडस्लाइड वहां हो चुकी थी, यानी बर्फ गिरी थी, तो वहां लगभग 16 शेरपा कुलियों का एक दल था, और उस दल में से 4 तो घायल हो गए थे और एक शेरपा कुली की मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु का कारण क्या था? क्योंकि वहां हिमस्खलन हो गया था, यानी बर्फ की बहुत बड़ी चट्टान ऊपर से खिसक गई थी और जिसके गिरने से वहां एक शेरपा कुली की मौत हो गई। अगला यहाँ प्रश्न दिया गया है कि मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा। आपको पता है कि एक समूह का जो नेता होता है वही समूह में एक प्राण फूंकने का कार्य करता है, उनको भीतर से उत्साह देता है और उनके जो मनोबल को गिरने नहीं देता है, और वो नेता कौन था? कर्नल खुल्लर। उन्होंने
जब अपने दल के सदस्यों तक ये समाचार पहुंचा कि एक शेरपा कुली की मौत हो गई है, क्योंकि जो बड़े बर्फ की बड़ी सी चट्टान है वो ऊपर से नीचे गिर गई थी, तो उस समय पूरे समूह के दल में अवसाद छा गया, यानी वो सभी भयभीत हो गए थे। तो कर्नल खुल्लर ने क्या कहा? तो कर्नल खुल्लर ने बताया था कि एवरेस्ट जैसे महाअभियान में, यानी इतने बड़े महा जो ये एक अभियान है, इस अभियान में इस तरह जो खतरे हैं या कभी-कभी जो मौत है, इसका सामना तो करना ही पड़ता है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। कर्नल खुल्लर के शब्दों को जब आप वहां लिखो उस समय वहां दोहरे उद्धरण चिन्ह का अवश्य प्रयोग करेंगे। रसोई सहायक की मौत कैसे हुई? जलवायु अनुकूल ना होने के कारण, क्योंकि ऊपरी सतह पर जब पहाड़ के ऊपरी स्थान पर हम पहुंचते हैं वहां पर ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम होने लगता है, तो वो जो रसोई सहायक है उसके अनुकूल वहां जलवायु थी नहीं और सांस रुकने या दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो गई। कैंप 4 कहाँ लगाया गया और कब लगाया गया? आपको पता है बेटा, कैंप 4 जो है वो साउथ पोल पर पहुंचे थे, किसके साथ? अंगदोरजी लोब्सांग और गगन बिस्सा के साथ, और समय तारीख थी 29 अप्रैल, ठीक है, 29 अप्रैल 1984 को 7,900 मीटर की ऊंचाई पर कैंप 4 लगाया गया। लेखिका ने शेरपा कुली को अपना क्या परिचय दिया? शेरपा कुली यहाँ पर कौन थे? वहां तेंजिंग नार्वे का नाम दिया गया है। लेखिका ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं तो बिल्कुल नौसिखिया हूँ और औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इस दल में आई हूँ, इसीलिए मैं जो है यहाँ एक नौसिखिया के रूप में, यानी नई नई सीखने वाले खिलाड़ी के रूप में उपस्थित हुई हूँ। ठीक है, तो यहाँ आगे बताया गया है कि लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उन्हें किन शब्दों में बधाई दी? अभी आपको मैंने बताया कि किस तरह से कर्नल खुल्लर ने बधाई देते हुए पहले उनके माता पिता को बधाई दी और बताया कि अब तुम ऐसे जगत में, यानी ऐसे भारत में प्रवेश करने जा रही हो जो तुम्हारे पहले छूटे हुए भारत से थोड़ा अलग है। ठीक है, तो ये तो मौखिक प्रश्नों की बात थी कि हमने इस तरह के मौखिक प्रश्न यहाँ हल कर लिए हैं। अब बात आती है लिखित प्रश्न, जिनमें शब्द सीमा दी गई है 25 से 30 शब्दों में। 25 से 30 शब्दों में जो प्रश्न है, उनका पहला प्रश्न मैं आप लोगों से ही पूछना चाहूंगी कि नजदीक से जब एवरेस्ट को लेखिका ने देखा तो उसे क्या लगा? ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ 2 बार 2 चीजों का जिक्र आया है। एक तो पहले उसने जो है नमचे बाजार से माउंट एवरेस्ट को देखा, वैसे तो कई बार निहार चुकी थी, लेकिन वहां दूर से निहारा तो उसे बर्फ के फूल यानी प्लूम जैसी कोई आकृति नजर आई। लेकिन जब उसने नजदीक से देखा, आपको पता है नजदीक से देखने पर वहां उसने देखा कि वहां बर्फ से ढकी हुई कई पर्वत श्रेणियां हैं। उन श्रेणियों के नाम भी दिए गए हैं, जिनमें एक आती है सबसे ऊंची एवरेस्ट, उससे थोड़ी नीची लाहोत्से और उससे भी नीचे नुत्से। तो लेखिका कह रही है कि मैम, मैंने जब एवरेस्ट को पहली बार देखा जब तो प्लूम जैसी दिखी थी, लेकिन जब लेखिका ने एवरेस्ट को नजदीक से देखा तो उसे क्या लगा? जब उसे क्या लगा था कि जब एवरेस्ट को लेखिका ने नजदीक से देखा था, कब? बेस कैंप पर पहुंचने पर। तो एवरेस्ट और उसकी अन्य श्रेणियों को देखा तो लेखिका जो है बिल्कुल आश्चर्यचकित होकर उनको देखती ही रह गई, क्योंकि एवरेस्ट के अलावा लाहोत्से और नुत्से ऐसी कई हिम श्रेणियां थी जो ऊंचाइयों से गिरी थी और बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी की तरह दिखाई दे रही थी, जिन्हें देखते ही लेखिका खुद भौचक्की खड़ी रह गई। मीनू मेहता ने क्या जानकारियां दी? आपको पता है यहाँ मीनू मेहता ने भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी थी कि किस तरह से वहां जो है आगे आने उन्होंने एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का निर्माण किया, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग कैसे किया, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों से बांध करके वहां पर वापस आने के चिन्ह अंकित किए, और जो अग्रिम दल गया है उनके अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में भी मीनू मेहता ने अच्छे से जानकारी उपलब्ध करवाई। हाँ जी, तेंजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा? तो ये प्रश्न मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित करना चाहती हूँ, और जो जो बच्चे इच्छुक हैं वो अपना हाथ उठाते हुए मुझे सूचित करें कि कौन आंसर देने के इच्छुक हैं कि तेंजिंग नॉर्वे वो भी एक बहुत अच्छे पर्वतारोही रहे हैं, उन्होंने लेखिका की तारीफ में क्या कहा? तेंजिंग नॉर्वे ने भी लेखिका की तारीफ करी। वो अपनी बेटी का नाम यहाँ दिया गया है कि वो अपनी बेटी को इस पर्वत पर चढ़ने वाले दल से मिलाने लेकर आए थे।
डेकी नाम था बेटी का, और डेकी को मिलाने जब लेकर आए थे तो उन्होंने वहां पर ये जो बछेंद्री पाल है इनको भी मोटिवेट करते हुए बताया कि तुम तो क्या हो। हाँ जी यश, गुड मॉर्निंग बेटे। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी गुड मॉर्निंग बेटा। मैम तेंजिंग नॉर्वे ने उनके कंधे पे हाथ रखकर उन्हें कहा कि तुम एक पक्की पर्वतारोही लड़की लगती हो। तुम्हें तो शिखर पर पहली ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बेटा, बहुत अच्छा उत्तर दिया, शाबाश। और धन्यवाद भी देती हूँ बेटा आपको कि आप इस तरह से मेरे कहे हुए, मेरी की बताई गई बातों को जो है अमल में लेते हो, अपने आचरण में उतारते हो। मैंने आप लोगों से सपोर्ट मांगा, वही बच्चे भी मेरे उत्तर दें ताकि मुझे पता चले। बिल्कुल सही उत्तर दिया यश ने कि तेंजिंग ने कहा कि तुम तो वास्तव में एक बिल्कुल पहाड़ी लड़की लगती हो, और इस एवरेस्ट जैसे जो अभियान है उसमें तो तुम्हें पहले प्रयास में ही कर दिखाना चाहिए, विजय हासिल कर लेनी चाहिए, और वैसा ही बछेंद्री ने किया। अगला यहाँ दिया गया है, लोबसांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया। ये वही घटना है बेटा जो तीसरे कैंप पर घटित हुई थी, और तीसरे कैंप पर घटित होने के पश्चात लेखिका अगर थोड़ी सी देरी होती तो लेखिका अपने जीवन से हाथ धो बैठती। तो ये प्रश्न भी मैं अपने एक और बच्चा इच्छुक है इसका आंसर देने में, उन तक प्रेक्षित करती हूँ। सहल, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ आंसर दीजिए, लोबसांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया। अपनी स्विस छुरी से। स्विच छुरी से उन्होंने क्या किया। तंबू का रास्ता साफ किया। हाँ, तो उन्होंने, लोबसांग ने अपनी स्विच छुरी की मदद से तंबू का रास्ता साफ किया, और साथ ही लेखिका के चारों तरफ जमे हुए बर्फ के आवरण को भी तोड़ने में सफल रहे, जिससे लेखिका के जीवन की भी रक्षा हो पाई। बेटा शब्द सीमा का अवश्य ध्यान रखना, हमने बस एक लाइन में उत्तर पूरा कर दिया और 25 से 30 शब्द नहीं हुए तो वहां यह उत्तर पर्याप्त नहीं रहेगा। उस उत्तर में आप भी अपनी तरफ से कुछ और शामिल कर सकते हो जो चैप्टर से, उस टॉपिक से रिलेटेड हो। ठीक है, अगला प्रश्न है, लेखिका को किनके साथ चढ़ाई करनी थी। ये भी आप लोगों को मैंने अभी बताया कि इतनी बड़ी घटना हुई, दुर्घटना से जो बाकी लोग थे वो घायल हो गए, इसलिए वापस से बेस कैंप पहुंचा दिए गए, लेकिन उन 7 महिलाओं में से सिर्फ लेखिका अकेली वहां पर बची रह गई, और कुछ अन्य साथी थे जिनके साथ लेखिका को आगे की चढ़ाई करनी थी। अब वो साथी कौन थे। वो साथी थे कि जय और मीनू, जिनके साथ लेखिका को आगे की चढ़ाई करनी थी, लेकिन वो तीनों ही ऑक्सीजन अपने बहुत भारी बोझ के कारण, और साथ में कुछ जो है ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होने के कारण धीरे धीरे उनके पीछे चल रहे थे। लोबसांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया, ये तो हमारा उत्तर अभी हमने कर लिया। साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू की। बेटा ये वही है, जब साउथ कोल कैंप पहुंची थी तो साउथ कोल कैंप पहुंचने के बाद उनके साथ जो है लोबसांग और लाटू जो उनके साथ थे, ठीक है, और वो सुबह कितने बजे उठी, 4 बजे। उठते ही उन्होंने पहले बर्फ को पिघलाकर पानी बनाया, उससे चाय बनाई, और साथ में उस चाय के साथ बिस्किट और आधी सी चॉकलेट खाकर आधा नाश्ता किया, और हल्के फुल्के उस नाश्ते के पश्चात लगभग 5:30 बजे वो अपने तंबू से निकली, और बाहर उन्हें अंगदोरजी मिल गए, और उन्हीं अंगदोरजी के साथ उन्होंने आगे की चढ़ाई को चढ़ने का निश्चय किया। तो इस तरह की चढ़ाई की तैयारी लेखिका ने अपनी तरफ से कर ली थी। तो अब बात आती है बेटा यहाँ पर 50 से 60 शब्दों में उत्तरों की। तो पहला यहाँ पर प्रश्न है कि उपनेता प्रेमचंद ने किन स्थितियों से अवगत करवाया। ये वही स्थितियां थी जो उस आरोही दल के पहुंचने से पहले वहां जो अग्रिम दल पहुंच चुका था उसने जो जो कार्य किए थे वो कार्य यहाँ पर उन्होंने बताए हैं। किस तरह से बर्फबारी से रास्ता साफ किया, किस तरह से उन्होंने वहां पर जो रस्सियों से पुल बनाए हैं, वहां पर बीच बीच में जो लट्ठों और रस्सियों की सहायता से पुलों का निर्माण करवाया है, वो सारी बातें यहाँ जो उपनेता प्रेमचंद है उन्होंने बताया है। और उन्होंने ये भी बताया कि अभी तक तो ये स्थिति हमने कर दी थी, लेकिन फिर भी ग्लेशियर बर्फ की एक ऐसी नदी है जिसमें अनिश्चित मौसम की वजह से बार बार बर्फबारी होती रहती है, तो शायद हो सकता है कि इस दल के पहुंचने से पहले बाद या बाद में भी हमें इस तरह जो रास्ता साफ करवाने का काम दोबारा करना पड़ सकता है।
दूसरा प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है बेटा कि हिमपात किस प्रकार का होता है। हिमपात यानी साधारण सा अर्थ है बर्फ का गिरना, लेकिन कई बारी धरती में कंपन होने की वजह से, नीचे धरातल में कंपन होने की वजह से ऊपर जो बर्फ की बड़ी बड़ी सिल्लियां हैं या जो टुकड़े हैं उनमें दरार आ जाता है और बर्फ के बड़े बड़े जो खंड हैं ऊपर से गिरने लगते हैं, और गिरने से इतना तेज धमाका होता है कि धरातल पर दरार पड़ जाती है, और दरार पड़ने से वो दरार इतनी गहरी हो जाती है कि कई बारी हिमविदर यानी बर्फ की बड़ी बड़ी खाइयों का रूप धारण कर लेती है। इस तरह का विचार ही भय उत्पन्न कर देने वाला होता है। ये इस तरह के परिवर्तन हिमपात की वजह से महावातावरण में आते हैं। लेखिका के तंबू में गिरे बर्फपिंड का वर्णन किस तरह से किया गया है। बेटा लगभग रात के 12:30 बजे का दृश्य था और वो कहां पर थे, कैंप 3 में थे, नायलॉन के तंबू में। उनके साथ उनके 2 साथी और थे और वो सो रही थी। तभी उनको ऐसा आभास हुआ कि बर्फ का एक बहुत बड़ा जो पिंड है वो उनके सिर के पीछे से टकराकर आगे की ओर बढ़ गया है और जिससे बहुत तेज धमाका हुआ है, और उन्होंने अपने आप को पाया कि वास्तव में वो जो है सांस लेने में उनको बहुत दिक्कत हो रही है, और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान के साथ वो सारा का सारा जो बर्फ का पुंज है वो कैंप को तहस नहस करते हुए आगे बढ़ गया। हर व्यक्ति को चोट लगी थी, लेकिन यह आश्चर्य की बात थी कि मौत किसी की भी नहीं हुई। ये हमने अपनी इस पाठ में पढ़ा था। लेखिका को देखकर कि हक्का बक्का क्यों रह गया, क्योंकि एक दिन पूर्व ही तीसरे कैंप में इस तरह के हिमस्खलन से बहुत बड़ी दुर्घटना का शिकार वहां के लोग हो गए थे। उनमें लेखिका भी शामिल थी, लेकिन लेखिका को अपने अन्य साथियों की मदद करने का उन्होंने निश्चय कर लिया था, और इसी निश्चय के साथ वो एक थर्मस को गरम चाय से भरकर और दूसरे थर्मस को जूस से भरकर नीचे जाने का निश्चय करती है, और वहां की जय और मीनू का जो है मदद करते हुए उनको ऊपर की ओर लाने का प्रयास करती है। तो जब की ने लेखिका के इस प्रयास को करते हुए देखा तो वो खुद हक्का बक्का रह गया। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल कितने कैंप बनाए गए थे, तो ध्यान देना, सबसे पहला कैंप था बेस कैंप, फिर कैंप 1 6000 मीटर की ऊंचाई पर, फिर कैंप 2, फिर कैंप 3, फिर कैंप 4, फिर कैंप 4 जो था वो आगे था साउथ पोल कैंप, ठीक है। फिर साउथ पोल कैंप से ऊपर की तरफ था शिखर कैंप, ठीक है, और शिखर कैंप से वो सबसे ऊपर अपने एवरेस्ट की चढ़ाई पे थे, यानी लगभग 7 कैंप बनाए गए थे, ठीक है। और इनका वर्णन कीजिए, तो इनका वर्णन भी मैं जो है आपको थोड़ा बहुत जो पाठ में वर्णित है उस आधार पर आपको आपको जो है वहां प्रेक्षित कर दूंगी। तो लीजिए बेटा, हमारा आज का ये पाठ पूर्ण हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों को ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। और अगला प्रश्न यहाँ आता है, चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति। बेटे दक्षिणी शिखर था और दक्षिणी शिखर पर तेज हवाएं चल रही थी और वहां बर्फ की सूखी हुई परत बिल्कुल कांच के टुकड़ों की जैसी लग रही थी और बर्फ के भुरभुरे कण उड़ रहे थे, और इतनी बर्फ थी कि दृश्यता शून्य हो चुकी थी, यानी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, और शंकु की आकृति थी, वहां एक व्यक्ति के खड़े होने की भी जगह नहीं थी, ठीक है। इस तरह की वहां चोटी की स्थिति थी। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है बेटा कि सम्मिलित अभियान में सहयोग और सहायता की भावना का परिचय बछेंद्री ने कैसे दिया। ये तो मानवीय धर्म है कि इंसान जो है स्वयं अपने समान दूसरे इंसानों का सहयोग और सहायता करता चलता है। बछेंद्री के समूह में और भी ऐसे सदस्य थे, लेकिन कैंप 3 पर होने वाली दुर्घटना के कारण वो सभी जो है वापस से कैंप 2 पर पहुंचा दिए गए थे, और जो जब गंभीर घायल थे उनको बेस कैंप पहुंचा दिया गया था। लेखिका को उस समय अपने आगे की यात्रा की जय और मीनू के साथ तय करनी थी, और लेखिका ने उनकी मदद करने की ठान ली थी। तेज बहती हुई हवा के मौसम में भी, के वातावरण में भी वो कैंप से बाहर निकली, और कैंप से बाहर निकलकर एक थर्मस को जूस से और दूसरे थर्मस को गर्म चाय से भरकर आगे की ओर गई। सबसे पहले उनका सामना जैसे हुआ, जैसे मिलने के पश्चात वो मीनू से मिली और फिर की से मिली, और की उनको देखकर हक्का बक्का रह गया। उन्होंने उसको और नीचे जाने से मना किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं भी तुम्हारी तरह एक पर्वतारोही ही हूं, और इंसान होने के नाते ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं दूसरों की सहायता और सहयोग करते चलूं, ठीक है। तो अब अगला आता है आशय स्पष्ट करो। तो बेटा आशय स्पष्ट तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा, हमने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है।
एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों और कभी कभी मृत्यु का सामना स्वीकार करना पड़ता है। ये शब्द हैं कर्नल खुल्लर के। और जब शेरपा कुली की मौत का समाचार दल के सदस्यों ने सुना और उनके चेहरों पर अवसाद छा गया, उस अवसाद को दूर हटाने के लिए और उनको प्रोत्साहन देने के लिए कर्नल खुल्लर ने ये सारे शब्द कहे थे। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का ख्याल बहुत डरावना था। और इससे भी ज्यादा भयानक बात थी कि हमारे संपूर्ण प्रयास के दौरान ऐसा हिमपात लगभग 12 आरोहियों और कुलियों को रोजाना छूता रहेगा। ये शब्द हैं किसके? बछेंद्री पाल के। क्योंकि जब उनको ये जानकारी दी गई थी कि वहां पर हिमस्खलन होता है, हिमपात होता है, जिसके कारण धरातल में दरार पड़ जाती है, बड़े बड़े हिमविदर बन जाते हैं, बर्फ की खाइयां बन जाती है, तो ये सोचना मात्र भी बहुत भयंकर था। और ज्यादा भयंकर बात ये थी कि अगर इस यात्रा पर आप जाते हो तो जितने जितने पर्वतारोही हैं उनमें से लगभग दर्जन पर्वतारोहियों को इस तरह का जो हिमपात है वो प्रतिदिन छूता रहेगा। ये शब्द किसके थे? बछेंद्री पाल के थे। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से माँ दुर्गा का चित्र निकाला। ये उस समय के क्षण को लेखिका ने अपने शब्दों से वर्णित किया है, जिस समय वो कहाँ थी? लगभग माउंट एवरेस्ट के मुख्य शिखर पर यानी दक्षिणी छोर पर थी और वहां शंकु जैसी आकृति थी, एक व्यक्ति के खड़े होने का भी स्थान नहीं था। उन्होंने फावड़े से उस बर्फ को थोड़ा सा समतल बनाने का प्रयास किया, उस स्थान को चूमा, माँ दुर्गा का चित्र और हनुमान चालीसा लाल कपड़े में लपेटकर पूजा अर्चना करते हुए उस जमीन में दबा दिया। और आनंद के इस क्षणों में उसने सबसे पहले अपने माता पिता का स्मरण किया। लेखिका के ही शब्द हैं और उस रोमांचकारी घटना के बारे में बताए हैं जिस समय उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। अब भाषा अध्ययन से संबंधित प्रश्न है बेटा। निहारा यानी गौर से देखना, दसकना यानी जमीन के भीतर प्रविष्ट हो जाना, खिसकना अपने स्थान से अलग हो जाना, सागर माथा समुद्र के शीर्ष पर स्थित होना, जायजा लेना अवलोकन करना, और नौसिखिया किसी चीज को पहली दफा सीखना। उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए इन वाक्यों को पुनः लिखना है और यहाँ कुछ शब्द युग्म है, इनका वाक्य में प्रयोग करना है। अब आता है यहाँ चौथा प्रश्न, विलोम शब्द। नियमित, अनियमित, आरोही, अवरोही, सुंदर, कुरूप, विख्यात, कुख्यात, निश्चित, अनिश्चित। इसी तरह से उपसर्ग लगाकर शब्द बनाने हैं, जैसे वास, तो यहाँ क्या आ जाएगा? सुवास या निवास। व्यवस्थित, अव्यवस्थित या सुव्यवस्थित। कूल, यहाँ आ जाएगा अनुकूल, ठीक है, या प्रतिकूल। गति यहां आ सकता है प्रगति या अधोगति। रोहण यहां आ जाएगा आरोहण या अवरोहण। रक्षित, सुरक्षित भी हो सकता है और आरक्षित भी हो सकता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, ऊपर दिए गए शब्द हैं, इनका अच्छे ढंग से प्रयोग करते हुए योग्यता विस्तार के प्रश्न हैं। पर्वतारोहण से संबंधित 10 चीजों के नाम जो एक पर्वतारोही अपने साथ ले जाता है। तेंजिंग शेरपा की पहली चढ़ाई, ये आप सर्च करके आंसर दे सकते हो। और इस पर्वत का नाम एवरेस्ट कैसे पड़ा? कौन था ऐसा व्यक्ति, विश्व का पहला व्यक्ति जो यहाँ इस शिखर पर चढ़ने में कामयाब हुआ, उसका नाम क्या था? और इसी कारण से इस पर्वत का नाम भी ये क्यों पड़ा? और ये होता है बेटा परियोजना कार्य जो आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है। हम इस बछेंद्री से प्रेरित होकर कई ऐसी महिलाओं के बारे में भी एक अच्छी बायोग्राफी तैयार कर सकते हैं, उनका जीवन परिचय दे सकते हैं, किस फील्ड में उन्होंने कामयाबी हासिल करी वो यहाँ पर बता सकते हैं। उनमें 3 के एग्जाम्पल दिए हैं आपको, पीटी उषा, आरती साहा और किरण बेदी। इसी तरह से रामधारी सिंह दिनकर का नाम किसने नहीं सुना, बहुत अच्छे कवि रहे हैं और उनकी कविता है हिम्मत और जिंदगी। इस लेख को भी आप लेकर के सर्च करके पढ़ सकते हैं। और एक बहुत अच्छा टॉपिक है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जब हम इस पूरे पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे तो इसी टॉपिक पर हमें अनुच्छेद लेखन करना है। तो ये आपका गृह कार्य भी है बेटा। आज जो है आप घर पर बैठ के मन के हारे हार है, यानी मन अगर भीतर से मजबूत है तो आप कुछ भी कर सकते हो, असंभव को संभव कर दिखा सकते हो। यदि आप मन से ही बिल्कुल निराश हो चुके हो
तो चाहे परिस्थितियां कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। इस विषय पर आपको एक बढ़िया सा अनुच्छेद लिखना है। तो यहाँ आपका ये कार्य पूर्ण होता है। कक्षा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। और ये जो लेसन है आज की कक्षा में हमने पूर्ण किया।